नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जैन नेगी मैथमेटिक्स में। मैं हूं जयंत नेगी। दोस्तों, हमारे द्वारा उत्तराखंड एलटी गणित को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई गई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपके लिए सेंटर ग्रेविटी नामक टॉपिक लेकर आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, स्टैटिक्स का एक ये पार्ट है। तो पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानने से पहले कुछ टर्म हम जान लेते हैं। सबसे पहला आता है सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस। सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस का मतलब क्या है दोस्तों? सपोज करो ये आपकी एक लाइन है, इस पे कई तरह के फोर्स पैरेलल काम कर रहे हैं। लेट सपोज करो ये आपका P1, P2, P3, P4, P5, P6 ऐसे कई सारे फोर्स इसमें दोस्तों काम कर रहे हैं। मान लेते हैं ये आपका P1 है, P2, P3, P4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। तो होगा क्या, ये सारे फोर्स जब काम कर रहे हैं तो इनका एक रिजल्टेंट फोर्स जो कि एक पॉइंट से गुजरेगा। लेट सपोज करो इसको हम G मान लेते हैं, जो कि इन सब का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। लेट सपोज करो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ। ठीक है, तो जिस पॉइंट से इनका रिजल्टेंट फोर्स गुजरता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस बोला जाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस किसी प्लेन के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेंटर ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ इनर्शिया क्या होता है, या फिर इसको सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। मान लो कि कई सारे छोटे छोटे आपके मास के कण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसा कि अभी हमने बताया था। और क्योंकि इन जो फोर्स होता है वो मास के क्या होता है दोस्तों, प्रोपोर्शन में होता है, तो इनमें क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से फोर्स काम कर रहे हैं नीचे। ठीक है, तो अब होगा क्या, फिर से वही कॉन्सेप्ट होगा कि इन सारे मासेस का क्या होगा, एक रिजल्टेंट होगा। ठीक है, जो कि आपका दोस्तों किसी पॉइंट से नीचे की ओर को काम करेगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक है, या इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इस केस में हुआ क्या, इस केस में बस क्या हुआ कि जो आपके मास है, मास के कारण क्या हो रहा है, फोर्स नीचे की ओर को काम कर रहा है। या आप कह सकते हैं कि बिकॉज मास से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, तो जो फोर्स है वो नीचे की ओर को काम कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं इसको F1 मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं, F3, F4, ठीक है, और F5। इट इज़ ड्यू टू मास। ठीक है, तो होगा क्या कि हम मानेंगे कि जो पूरा ये आपका बॉडी है या आपका जो ये सिस्टम है, इसका टोटल मास, ठीक है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा और उसी से इन जितने भी फोर्स हैं इनका रिजल्टेंट नीचे की ओर को काम करेगा। ठीक है, या रिजल्टेंट उससे गुजरेगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट से वो गुजरेगा उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है दोस्तों, सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, इसके बाद आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या करना है दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम ये जो मास है ना, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे हम वेट से। ठीक है, तो जब आपका मास रिप्लेस हो जाएगा वेट से, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा। ठीक है, तो आप लेट सपोज करो, अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेट सपोज करो एक आपका ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अभी हम लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद प्लेन पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक लाइन पर हमें पता है कि एक लाइन पर कई सारे कण होते हैं, तो उनका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए सपोज करो यहाँ पर जैसे कि हमने बोला है कि भाई एक बॉडी है, उस पर कई सारे वो कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसको मैं आप थोड़ा सा एक फिगर से भी दिखा देता हूँ इसको प्रूफ करने से पहले। लेट सपोज करो देखिए ये आपकी बॉडी है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कई सारे कणों से मिलकर बनी होती है ना। तो हर कण क्या करता है दोस्तों, नीचे की ओर को एक फोर्स लगाता है, जिसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ठीक है, अब वो नीचे की ओर को जब वो फोर्स लगा रहा है, तो हम ये मानेंगे कि इन सारे पैरेलल फोर्सेस का एक रिजल्टेंट होगा कहीं पर। ठीक है, लेट सपोज करो उसको G मान लेते हैं। ठीक है, जहां से क्या हो रहा होगा कि इस पूरे बॉडी का वेट या सेंटर वेट उस पॉइंट से होकर गुजर रहा होगा, तो इसी को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस पर बेस फॉर्मूला निकाल लूं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस पर हम सपोज करो हम मानते हैं कि सब जितने भी आपके जो कण हैं ये एक सीधी रेखा में, तो तब क्या होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए इसको ध्यान से, लेट सपोज करो यहाँ पर आपके ये कई सारे
पैरेलल फोर्स नीचे की ओर को काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो क्या होता है, वेट ही होता है, क्योंकि आपको पता है अर्थ क्या करती है, आपको अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। तो वो जो आपको अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स से, वो क्या कहलाता है, आपका वेट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये सपोज करो, लेट सपोज करो इसका वेट है W1, इसका वेट है W2, W3, W4 एंड सो ऑन, ठीक है, n वेट्स हैं, ठीक। अब होगा क्या कि जैसे कि मैंने बोला कि इन सब का एक रिजल्टेंट काम करेगा, लेट सपोज करो इस पॉइंट से काम कर रहा है, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, लेट मैं इसको W मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक। तो होगा क्या, क्योंकि दीज आर द सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस, वी कैन से दैट ये सारे के सारे पैरेलल फोर्सेस हैं। तो भाई जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इनके सम के बराबर होगा। इस केस में तो क्या होगा, इनके सम के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे जो फोर्स हैं दोस्तों वो क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और जो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इन सब के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो अब लेट सपोज करो, मान लेते हैं ये कोई आपका पॉइंट है O, ठीक है, ये एक पॉइंट O है, और लेट सपोज करो इन सब की डिस्टेंस इससे फिक्स है, ठीक है, इससे आपकी डिस्टेंस फिक्स है। तो कैसे होगी, लेट सपोज करो W1 से इसकी डिस्टेंस से मान लेते हैं x1, इससे मान लेते हैं x2, ठीक है, और इसी तरह से W3 से मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस कितनी है, x3 एंड सो ऑन, ठीक है। W4 से x4 इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फिक्स है, और जो समेशन W है इससे इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं x बार, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था दोस्तों लास्ट, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको मोमेंट्स निकालना बताया था, ठीक है। तो लेट सपोज करो मैं इस O पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट्स निकालता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि दोस्तों जब आप किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कई सारे फोर्सेस का मोमेंट्स निकालते हैं, उनका सम निकालते हैं, तो वो एक्चुअली उनके रिजल्टेंट के उस पॉइंट के रिस्पेक्ट के मोमेंट्स, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट्स के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा उस लॉ के अनुसार, देखिए ये है आपका W1, इसका मोमेंट क्या हो जाएगा W1 x1, ठीक है। इसी तरह से इसका मोमेंट क्या हो जाएगा W2 x2 प्लस W3 x3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा, और ये लास्ट में हो जाएगा किसके बराबर दोस्तों, Wn xn, और ये हो जाएगा दोस्तों बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इन सब का जो रिजल्टेंट वेट है वो नीचे की ओर को काम कर रहा है, Wx इनटू इसकी डिस्टेंस कितनी है O से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x बार, ठीक है। मोमेंट्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, मोमेंट्स क्या होती है दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट एंड इनटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो भी आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और आपका इनटू फोर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा, देखिए इसको मैं x बार की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी W1 x1 प्लस W2 x2 से लेकर हो जाएगा Wn xn डिवाइडेड बाय समेशन W एक्चुअली कितना है दोस्तों, W1 प्लस W2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा Wn, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। तो भाई x बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन Wi xi अपॉन समेशन Wi, ठीक है। तो ये दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि दोस्तों ये आपके एक स्ट्रेट लाइन में है, तो यहाँ पर जैसे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे दोस्तों, x बार कॉमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि ये ऑलरेडी x एक्सिस पे, इसको हमने x एक्सिस माना है, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x एक्सिस, ठीक है। अब सपोज करो ये अगर दोस्तों यहां पर होता है, मैं इसी में बना के दिखाता हूं, लेट सपोज करो अगर ये यहां पर होता तो क्या हो जाएगा बताइए, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे दोस्तों, 0, y बार, ठीक है। यानी कि जो इसका जो x वाला कंपोनेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको दिखा सकते हैं, ये आपके किस में निकले, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको प्लेन में निकाल सकते हैं, जैसे कि लेट सपोज करो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और इसमें आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, और इसमें कई सारे आपके पैरेलल फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक। मान लेते हैं कई सारे पैरेलल फोर्सेस ये काम कर रहे हैं, ठीक है। सबका वेट अलग अलग है, किसी का W1 W2, किसी का W3 W4, और इन सब का रिजल्टेंट एक पॉइंट से नीचे की ओर को काम कर रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, ठीक है। और लेट सपोज करो ये इनकी जो डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से
लेट सपोज करो इसको मैं मान लेता हूँ ओ, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और इसकी जो डिस्टेंस है वो उन सब की फिक्स है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे दोस्तों, इसके मान लेते हैं x1 y1, ऐसे इसके क्या होंगे x2 y2, ये है ना आपका वेट w1, ये हो गया w2 w3, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे दोस्तों, x बार y बार, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यानी g के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, x बार y बार। तो x बार की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन w x अपॉन समेशन w, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसको y बार से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, समेशन w y अपॉन समेशन w, ठीक है। तो ये होते हैं दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान में रखना कि अगर ये बॉडी है, ये यहां पर आ जाए, ठीक है, यानी कि x एक्सिस पे आ जाएगी, तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा भाई, इसका y वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो उस केस में y बार बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये जो बॉडी है वो यहाँ चले जाएगी, ठीक है, यानी कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो इसका x वाला जो कंपोनेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको खुद ही पता होनी चाहिए, आप इसको इम्प्रोवाइज करके निकाल सकते हैं। तो ये आपके दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट है, इनको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं सही कर लेता हूँ, समेशन डब्ल्यू होगा, ठीक है, ये समेशन डब्ल्यू, ठीक। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो चलो हमारी क्लियर हो गई कि भाई ये आपका हो गया, ठीक। एक सेकेंड, इसको मैं सही कर लेता हूँ। चलिए, अब ये तो दोस्तों हमारी क्लियर हो गई कि भाई ये आपके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, एक्स बार और ये हो गया y बार, इनके तो हमें फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बेसिक चीजें जैसे कि सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन तीनों में क्या अंतर है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमने इनका वैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है सबका एक ही है। देखिए होता क्या है कि जो आपका जो सेंटर ऑफ इनर्शिया या फिर सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपका सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस का ही एक विशेष रूप होता है, ठीक है। अब जब हम सेंटर ऑफ फोर्सेस को मास के हम रिस्पेक्ट में या मास के प्रोपोर्शन में मानेंगे, ठीक है, या उसका समानुपाती मान लेंगे, तो फिर उसमें जो आपका जो सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वही आपका सेंटर ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, जब हम फोर्स को मास के पैरेलल में, ठीक है ना। अब अगर इन्हीं फोर्स को अगर मैं वेट के बराबर मान लूं, ठीक है, अगर मैं इन फोर्सेस को वेट के बराबर मान लूं, तो यही आपका क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा, ठीक है। अभी हमने ऊपर वाला कॉन्सेप्ट देखा था कि भाई फोर्स को जब हम मास के प्रोपोर्शन में मान रहे हैं तो वो आपका क्या था, सेंटर ऑफ मास था या फिर आपका सेंटर ऑफ इनर्शिया था। लेकिन जब फोर्स को हमने सीधे डायरेक्टली वेट के बराबर रख दिया तो वो एक्चुअली क्या बन गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि भाई किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो अर्थ के अट्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो आप किसी बॉडी को ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर अर्थ की कोई ग्रेविटी ना हो, ठीक है, या फिर आप उसके पृथ्वी के आप उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से बाहर ले जाएं, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी क्या है, जहां पर ग्रेविटेशन होगा, ठीक। अदरवाइज सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पर नहीं रहेगी, लेकिन दोस्तों उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा रहेगा, क्योंकि मास तो कभी जीरो नहीं होता ना। ग्रेविटी जीरो हो सकती है, तो ग्रेविटी जीरो हो सकती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये इनके बीच का बेसिक डिफरेंस है, ठीक। क्योंकि अभी हम सारी जो काम है वो अर्थ को लेके कर रहे हैं और हम मानेंगे कि भाई जो बॉडीज है वो यूनिफॉर्म है और होमोजीनियस है, तो इस केस में हम सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीनों को एक ही मान के चलेंगे, ठीक है। ये चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस केस में आप ये हमेशा ध्यान में रखेंगे भाई जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जीरो भी हो सकती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कभी भी जीरो नहीं होता है। ये चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कभी कभार क्या होता है कि हमें सोचते हैं कि भाई हम बार बार एक ही चीज़ को निकालने के लिए भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज़ करें, कभी सेंटर ऑफ मास करें, कभी सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस कर रहे, तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस नहीं तो इनके नाम अलग अलग क्यों हैं, ठीक। कभी कभार ये ज़्यादातर हमारे लिए क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन का विषय हो जाता है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी होमोजीनियस बॉडी हैं और यूनिफॉर्म बॉडी हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस एक ही होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई एक
कोई भी आपकी बॉडी है उसमें एक से ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस। अब मैं सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक ही मान के बोलूँगा, आप उसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो एक कोई भी आपकी बॉडी है उसमें दो आपके, या हम कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं हो सकती, मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो अगर G1 और G2 माना सपोज करो किसी एक पिंड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या किसी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जैसे हमने यहाँ पर अभी हमने फॉर्मूला निकाला था कि भाई अगर जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर आपको किसी परिस्थिति में जैसे मान आ गई भाई सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस निकालो, तो भाई सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, आप W को किससे रिप्लेस कर देंगे, पैरेलल फोर्सेस से, P से, जैसे कि हमने ऊपर माने, तो कितना हो जाएगा, समेशन P। ठीक है, और Y बार बराबर कितना हो जाएगा, समेशन PY अपॉन समेशन P। ठीक है, माना उस केस में कि जहाँ पर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस तीनों की तीनों अलग है, तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, आप इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, M से। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपली हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी तक आई होप कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो दोस्तों ये था आपका कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। इसके बाद दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने माना था कि एक बॉडी है और इसमें कई सारे आपके ये पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल हैं हमने माना था कि ये सारे के सारे डिस्क्रीट हैं। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है। ठीक है, अब लेकिन जनरली होता नहीं है, इनके बीच में बहुत कम गैप होता है। ठीक है, तो जहाँ पर डिस्क्रीट ना होके डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यूस हो जाए, कंटिन्यूस समझते हैं ना, मतलब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटी हो। ठीक है, तो उस केस में हम दोस्तों यहाँ पर समीशन की जगह पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम यही करने वाले हैं कि यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल का प्रयोग करेंगे आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करते हैं, सिंपली आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, x बार बराबर हो जाएगा समीशन जो W है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW से चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x DW डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DW। बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा फॉर्मूला है वो y बार बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dw अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dw। ठीक है, अब आप चाहो तो ये w को आप मास से भी चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा भाई, x dm भी हो सकता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm। कहने का मतलब है कि आप W को मास से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तो कर ही सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो y dm अपॉन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। 8 मीटर की एक लंबी भार रहित छड़ है जिसका कोई भी वेट नहीं है, एक सिरे से 2, 4 और 8 मीटर की दूरी पे 6 मीटर है, सॉरी ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, 6 मीटर की दूरी पर क्रमशः 10, 3 और 5 किलोग्राम भार के समांतर बल लगे हैं। उन बलों के परिणामी का परिणाम तथा बल केंद्र की स्थिति को निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको फिगर से दिखा देता हूँ। जैसे आपके साथ ये सपोज करो, ये आपकी एक 8 मीटर की लंबी छड़ है जिसका कोई भी वेट नहीं है। ठीक है, अब इसके एक सिरे से मान लेते हैं, ये आपका एक सिरा है, इस सिरे को O मान लेते हैं। ठीक है, और इस सिरे से क्रमशः आपके 2 मीटर की दूरी पे, 4 मीटर की दूरी पे, 6 मीटर की दूरी पे, ठीक है, आपके 3 बल लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं आपके, 10 kg का, 3 kg का और 5 kg का। ठीक है, अब ये समांतर बल लगे हुए हैं और कितनी मीटर की दूरी पर है, ये आपका 2 मीटर की दूरी पर है, और ये आपका कितना है, 4 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और ये आपका कितना है, 6 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन पर लगे बलों का परिणामी का परिणाम निकालना है और बल केंद्र की स्थिति निकालनी है। देखिए, क्योंकि ये आपके सेंटर फोर्सेस हैं, आपके मतलब ये आपके पैरेलल फोर्सेस हैं, तो इनका आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनका परिणामी क्या हो जाएगा, इनका परिणामी हो जाएगा दोस्तों P, जो एक्चुअली होगा वो क्या होगा, इन सबके सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा भाई, 10 + 3 + 5। बहुत सिंपल है।
ठीक है। 10 + 3 + 5 यानी कि आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 18, ठीक है। तो ये आपका 18 तो दोस्तों इसका क्या हो गया, इनका परिणामी हो गया, ठीक। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई अब इनका सपोज करो इनका परिणामी कहीं पे काम कर रहा होगा, अब हमें नहीं पता कहाँ काम कर रहा है, यहाँ कहीं पे काम कर रहा होगा, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, जी मान लेते हैं, जहाँ पर ये काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बल केंद्र की स्थिति निकालनी है, ठीक। तो लेट्स सपोज करो ये कितने डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं एक्स बार है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो भाई क्या तरीका होता है एक्स बार को निकालने का, अभी आपको फॉर्मूले से बताया गया है कि भाई एक्स बार बराबर आपका कितना हो जाता है, एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये होता है समेशन पी आई एक्स आई अपॉन समेशन पी, ठीक है। ठीक है भाई, ये आपका परिणामी इसका समेशन पी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर से देखिए पहला वाला फोर्स आप देख सकते हैं ये 10 का है, तो 10 इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी है 2, प्लस ऐसे ही अगला वाला है दोस्तों कितना आपका अगला वाला कितने का है, 3 का है, ठीक है। और उसकी डिस्टेंस कितनी है दोस्तों 3, एक सेकेंड है मैं देख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगला है 3 और इसकी डिस्टेंस कितनी है 4, प्लस अगला वाला कितना है 5 और इसकी डिस्टेंस कितनी है 6, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई, समेशन पी अभी हमने निकाला कितना है 18, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 10 दूनी होता है 20, 20 + 12 + 30 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 62 डिवाइडेड बाय 18, इसको आप काटिए तो यहाँ से हो जाएगा ये 31/9, ठीक है। 31/9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 होल 4/9, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी एक्स बार डिस्टेंस आई वो आपकी आई 3 होल 4/9। इट सिंपली मीन्स कि जो आपका इसका गुरुत्व केंद्र है वो आपका इस पॉइंट से 3 होल 4/9 मीटर की डिस्टेंस पर काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद एक और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। एक नगण्य भार की सीधी छड़ पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 भारी कण रखे हैं जिनके भार क्रमशः 1, 2, 3 से लेकर 12 तक हैं। इनका गुरुत्व केंद्र आपको निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और सिंपल भी है। देखिए सपोज करो फिर से मैं आपके सामने एक छड़ बनाता हूँ, ठीक है। इसका हम मानेंगे कि भाई इसका वेट नेग्लिजिबल है यानी कि 0 है, ठीक है। हम इसको मानेंगे कि भाई इसका कोई वेट नहीं है। अब आपसे कह रहा है कि 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे 12 भारी कण रखें। अब मान लेते हैं, चलो एक सिरे से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये आपके सपोज करो 12 जो आपके भारी कण हैं ये रखे गए हैं, ठीक है। अब सबका किसी का वेट है W1, इसका है W2 से लेकर W3 से लेकर आपका कितना हो जाएगा W12 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई इनके भार भी आपको दे रखे हैं। पहले वाले का है 1, इसका 2, इसका 3 ग्राम में दे रखा है, इसका 12 ग्राम, ठीक है। अभी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, इनका ऑफकोर्स गुरुत्व केंद्र निकालना। गुरुत्व केंद्र माना यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से इनका गुरुत्व केंद्र काम कर रहा होगा। लेट सपोज करो इसको मैं जी मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे दोस्तों, ये होंगे एक्स बार, ठीक है। तो भाई मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है एक्स बार का, समेशन WI XI अपॉन समेशन WI, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, आपको पहले डिस्टेंस निकालनी। देखिए सबसे पहले W1 की जो डिस्टेंस है वो तो क्या है, वो तो इसी पॉइंट पर है, क्योंकि आपका ये पॉइंट है आपका, इसको मैं O मान लेता हूँ। तो इस पॉइंट पर है तो यहाँ पर तो 0 हो गई। ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी 1, फिर इस वाले की कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 1-1 की दूरी पर है। इस वाले की कितनी हो जाएगी 3, ऐसे करके कर सकते हैं ना। फिर ऐसे वाले की कितनी हो जाएगी, ये वाले की हो जाएगी 4, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो भाई क्या आएगा फॉर्मूले से मैं यहाँ पर आपके सामने लिख के बताता हूँ। देखिए यहाँ से आपका जो एक्स बार हो जाएगा भाई समेशन WX अपॉन समेशन W, ठीक है। तो भाई यहाँ से आप देखिए भाई ये हो जाएगा, फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ, W1 X1 प्लस W2 X2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा भाई W12 X12 तक जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय थोड़ा सा इसको हल्का कर देते हैं, ये हो जाएगा भाई W1 प्लस W2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा भाई W12, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि भाई पहला वाला तो है आपका कितना 1 ग्राम का, डिस्टेंस कितनी है 0,
प्लस दूसरा वाला है 2 का, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 1, ठीक। इसी तरह से अगला वाला है 3 का, डिस्टेंस कितनी है 2, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 11 × 12, ठीक है। और नीचे क्या आएगा भाई, नीचे इनका सबका सम 1 + 2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा 3 से लेकर आपका कितना हो जाएगा 12 तक का सम, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक। अब आप चाहो तो देखिए आप इसका सम निकाल सकते हैं। सम निकालने के तरीके क्या होते हैं आपको मैंने बता रखे हैं, ठीक है। 11 × 12 आप चाहो तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो इसका सम आप निकालेंगे तो दोस्तों इसका सम आएगा, मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ ताकि समय बच जाएगा थोड़ा। ये हो जाएगा भाई 572, ठीक है। आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो। आप यहाँ पर रखेंगे n × n-1 का फॉर्मूला, फिर उसके बाद उसमें समेशन रख देंगे और n बराबर आप क्या रख देंगे, इसमें 12 रख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर आप एक काम करना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। छोटा है निकल जाएगा, ठीक है। 1 से लेके 12 तक का सम कितना होता है n × n+1/2, तो इसका भी मैं डायरेक्टली सम लिख लेता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी 78, तो यहाँ पर से हो जाएगा देखो 22/3, यानी कि 7 होल 1/3। तो 7 होल 1/3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऊपर वाले का मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आप इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए ये आपका स्टार्ट हो रहा है, अगर आप चाहो तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका n से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आप एक काम कर सकते हो भाई n-1 × n कर सकते हो इसको, है ना। तो n-1 × n का मतलब कितना हो गया, ये हो गया भाई n² - n, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे दोस्तों, अब आप इसको स्टार्ट करोगे समेशन n² - n, इस फॉर्मूले की मदद से आप इसका सम निकाल लोगे, ठीक है। तो समेशन n² का फॉर्मूला पता ही है आपको क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आप निकालोगे और फिर उसके बाद क्या कर दोगे, n की जगह पर आप कितना रख दोगे 12 रख दोगे, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फिर भी थोड़ा लंबी प्रोसेस हो रही है, इससे बड़े तो सीधे एक काम करो भाई मल्टीप्लाई कर दो 12 तक, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वरना ये वाला फॉर्मूला इसका निकालने का होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, समेशन n² का जो फॉर्मूला होता है, फिर समेशन n का फॉर्मूला होता है वो रखेंगे। समेशन n² का फॉर्मूला क्या होता है, n × 2n+1, ठीक है, n × n+1 × 2n+1/6, और फिर वहाँ पर क्या रख देंगे, n की जगह पे 12 रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा होगा, तो इससे बड़े तो यार एक काम करो सीधे मल्टीप्लाई करो, छोड़ो क्या करना है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तक दोस्तों ये आपके क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1357 kg भार के समांतर बल वर्ग ABCD के कोण ABCD पर क्रमशः लगे हुए हैं। यदि वह बल वर्ग के समतल में ना हो तो समांतर बलों का अपने केंद्र निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसको किस तरीके से हम करेंगे कि आप सबसे पहले एक वर्ग बनाइए, ठीक है। तो मैं एक वर्ग बनाता हूं पहले, देखिए ठीक। और आपको क्या करना है कि लेट्स सपोज करो ये A है, ये B, ये C और D, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और आपसे कह रहा है कि ये आपके 1357 किलोग्राम भार के समांतर बल हैं ABCD के कोण पर लगे हुए हैं, मतलब ABCD पर लगे हुए हैं, और यह बल वर्ग के समतल में नहीं, यानी इसके प्लेन पर नहीं है, ठीक है। तो इसके प्लेन पर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके प्लेन पर ये परपेंडिकुलर हम बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए दोस्तों किस तरह से बनाएंगे, देखिए ये आपके बने हुए हैं, लेट्स सपोज करो पैरेलल है, ये आपके इस टाइप से बनाता हूँ, ये ठीक है, इस डायरेक्शन में बना लो, क्या फर्क पड़ रहा, ये ठीक है, ये आपके पैरेलल है, ठीक है। और ये मैंने पहले ही बोला, ये कितना है आपका दिया हुआ 1, 3 और 5 और 7, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं, ठीक। अब चलो एक काम करते हैं, मैं काम करता हूँ ओ को सॉरी ये जो ए है इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है। ए वाले को ओरिजिन मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, और चलो इसी को मैं क्या मान लेता हूँ, ए बी को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और ए डी को मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है। हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक। ये आपका एक वर्ग है, और लेट सपोज करो ये जो इसकी भुजा है ये 2a के बराबर है, ठीक है, ये 2a है, ठीक। ये आपकी वर्ग की जो एक साइड है ये 2a के बराबर है। तो भाई a के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे 0,0, ठीक है। इसके बाद जो b के कोऑर्डिनेट होंगे बताइए क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2a, 0, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। इसके बाद c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे दोस्तों 2a, 2a, अब आप निकाल सकते हैं यहाँ पर बहुत इजीली, ठीक है भाई। ये डिस्टेंस आपकी 2a है और ये डिस्टेंस 2a है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 0,2a,
कोई दिक्कत यहाँ पर तो बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस अब आपको मिल गए सबके x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब मिल गए, x4 y4। तो बताइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था भाई x बार इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका समेशन w x अपॉन समेशन w, है ना। इसको आप सिंपली निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाता है भाई w1 x1 प्लस w2 x2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा भाई w4 x4, क्योंकि इसमें 4 है ना, डिवाइडेड बाय हो जाएगा भाई w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस w4, ठीक है भाई। अब आप इसको निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा। कोऑर्डिनेट आपको मिले हुए हैं, बस कोऑर्डिनेट की मदद से आपको इसको निकालना और कुछ ही नहीं करना है, ठीक है। तो निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको निकालता हूँ, देखिए देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, x बार बराबर हो जाएगा वेट कितना है 1, ठीक, और x1 कितना है 0 है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2, ये x3 y3, ये x4 y4, ठीक है। तो भाई वेट आपका ये है 1 0, फिर प्लस इसके बाद हो जाएगा w2 कितना है दोस्तों 3, और इसके बाद x2 आपका है 2a, ठीक। फिर इसके बाद w3 कितना है आपका, वो है 5, और इसके बाद x3 है आपका 2a, एंड इसके बाद फिर हो जाएगा भाई w4 वो है 7, और ये हो जाएगा दोस्तों 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन w यानी आपको इनका सबका सम कर देना है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 आपका कितना हो गया भाई 7 3 10, और नीचे हो जाएगा आपका 16, तो नीचे तो 16 हो गया, ऊपर कितना आ रहा है देख रहे हैं भाई 3 दूनी 6 5 दूनी 10, तो यानी कि आपका दोस्तों ऊपर आ रहा है 16a डिवाइडेड बाय आ गया 16, तो ये तो काटा, तो एक्चुअली ये कितना आ गया दोस्तों a, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर, ठीक। इसके बाद अगला हम निकाल लेते हैं y बार का भी फॉर्मूला हमें पता है भाई, ये क्या होता है w1 y1 प्लस w2 y2 w3 y3 w4 y4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई समेशन w अभी हमने निकाल ही दिया, कितना है 16, ऊपर निकाल ही रखा, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई w1 वेट तो पता ही है, बस अब आप y की डिस्टेंस देख लीजिए, y की जो है देखिए w1 तो आपका कितना है 1, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट था 0 0, ठीक है। w2 आपका कितना है दोस्तों, ये है आपका 3, ठीक है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट था भाई वो कितना था 2a, 0, तो भाई 0 है, ठीक। इसके बाद w3 आपका कितना है दोस्तों, ये है 5, ठीक, और उसके बाद जो कोऑर्डिनेट आया था 2a, 2a यानी कि 2a हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका w4 है, w4 तो आपका हो गया 7, और इंटू कितना आएगा 2a आएगा, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई 16, ठीक। तो ये हो गया भाई 5 दूनी 10 7 दूनी 14, तो ये हो गया भाई 24a डिवाइडेड बाय 16, ठीक। तो एक्चुअली ये हो गया भाई 3a/2, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों क्या हुआ कि भाई आपके जो x बार कॉमा y बार ये आपके CG के कोऑर्डिनेट निकल गए। CG के कोऑर्डिनेट क्या क्या है दोस्तों, पहला वाला तो आया था a, और अगला आया था कितना 3a/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, और हमने जो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि जो हमने इसका रिजल्टेंट निकाला था वो कितना निकाला था दोस्तों, वो निकाला था 16, जो समेशन w निकाला था ना, समेशन w यानी निकाला था 16 kg भार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों इसका है CG का जो हमारा सेंटर है वो दोस्तों कितना है, जो CG का जितना भी रहा होगा यानी कि वो आपका कितना है a डिस्टेंस पर, यानी x में इसके कोऑर्डिनेट कितना है दोस्तों, यह है a, या 3a/2, यही तो आए, ठीक है। तो a, 3a/2 मतलब कि यहाँ कहीं पर होगा वो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो AD से कितनी डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है, ठीक है, और जो AB है उससे 3a/2 डिस्टेंस पर काम करेगा, यानी कि AD से ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी a, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी 3a/2, ठीक है, इस पर ये काम करेगा। तो आप इसको समझते हैं भाई x और y क्या होता है, यही तो होता है भाई कोऑर्डिनेट, ऐसे तो निकालते हैं, ठीक। तो एक्स वाई का मतलब क्या होता है, जैसे अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो एक्स वाई का क्या मतलब है, इसका मतलब दोस्तों ये जो डिस्टेंस है वो x है, और ये जो डिस्टेंस है वो y है, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
एक समषटभुज के शीर्षों पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 kg के भार रख दिए जाते हैं। सिद्ध करो कि परिवृत्त के केंद्र से गुरुत्व केंद्र की दूरी परिवृत्त की त्रिज्या का 2/7 भाग होगी। ठीक है, परिवृत्त समझते हैं ना, जैसे कि आपका एक षटभुज है, ठीक है, ये आपका समषटभुज है, ठीक है, इसका परिवृत्त ये, ठीक है, इसका जो आपका ये रेडियस होती है, ठीक, समझ रहे ना, ये आपका परिवृत्त है, इसको समझ लीजिए। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि जो परिवृत्त के केंद्र से जो आपका परिवृत्त का सेंटर तो आपका ये हो गया O, और यहाँ पर कहीं पर होगा ग्रेविटेशन सेंटर, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है 2/7 ऑफ R। ये हमें दोस्तों प्रूफ करना है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको सिंपली बाहर से जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, जैसे कि आपको एक समषटभुज बनाना है, ठीक है, समषटभुज का आपका ये परिवृत्त है, इसका माना सेंटर ये है, ठीक है, O है, ठीक, तो इसकी जो दोस्तों ये रेडियस है, और मान लेते हैं कि इसका ग्रेविटेशनल सेंटर आपका यहाँ कहीं पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं पर काम कर रही है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2/7 ऑफ R के बराबर आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपके सामने समषटभुज बनाता हूँ, यानी कि हेक्सागन। देखिए ये आपके सामने एक हेक्सागन मैं बना रहा हूँ, ये आपका हेक्सागन हो गया, ये थोड़ा सा चलो, ठीक है, ये आपके सामने एक हेक्सागन है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और ये आए हुए हैं एग्जाम में, तो इसलिए काफ़ी इनको करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप इनके रिजल्ट भी अगर याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अब लेट सपोज करें आपका हेक्सागन है, इसके मैं पॉइंट दे देता हूँ, ये ABCDEF, ठीक है, ये हेक्सागन है, ओके। और लेट इसका, जैसे कि हमने बोला कि भाई ये इसका दोस्तों सेंटर है, ठीक है, जो कि इसका एक तरीके से सरकम सेंटर है, परिवृत्त का मतलब समझ रहे हैं ना, सरकम सेंटर है, ठीक है। तो लेट सपोज करो मैं इसी को ही ओरिजिन मान लेता हूँ। तो देखिए लेट सपोज करो यही आपका एक ओरिजिन है, और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये दोस्तों मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है, ये मैंने क्या मान लिया, इसका सरकम सेंटर मान लिया, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ दोस्तों, ये आपका एक सेकंड, अगर मैं इसको दोस्तों ज्वाइन करूँ ये और ये, ठीक है, ये आपकी दोस्तों क्या है, एक्चुअली रेडियस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये होगा क्या कि ये आपका एक परिवृत्त बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों ये एक्चुअली क्या है, OA है, क्या उसकी रेडियस है, ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये उसकी क्या है, रेडियस है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो रेडियस है ये R के बराबर होगी दोस्तों, और ये भी आपका क्या है, R के बराबर है, ठीक है। और एट द सेम टाइम देखिए, आप जब एक समषटभुज का परिवृत्त बनाते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी जो भुजाओं की लंबाई होती है इसकी, यानी AB होती है, वो इसके परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, तो ये भी R ही होगा, ठीक है। समषटभुज है, समषटभुज का मतलब है हेक्सागन, तो हेक्सागन की सारी लेंथ आपकी बराबर होती हैं, तो ये भी R है, ये भी R है, तो ये सब R के बराबर होंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो समषटभुज होता है यानी हेक्सागन होता है, हेक्सागन के जो आपका सरकम सेंटर की रेडियस होती है वो उसकी साइड्स के बराबर होती है, ये आपको समझना है, ठीक। तो इसकी साइड भी दोस्तों R ही होगी, तो सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अब ये सारी की सारी साइड्स जब ये बराबर होगी तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो इसका हर एंगल 60 डिग्री का होगा, ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है, ये भी एंगल आपका 60 डिग्री का होगा, ठीक है, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख लेता हूँ यहाँ पर, चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मैं अलग उससे दिखाता हूँ, समझ में आ रहा होगा आपके, आई होप। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये दोस्तों हमने क्या बनाया, आपका एक इससे नहीं बनाते, चलो एक काम करते हैं, ये दोस्तों हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ठीक हो गया। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर से क्या चाहिए, हमें चाहिए ABCDEF के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो भाई x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब हमें चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने के लिए आपको बस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैसे करेंगे, देखिए मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा।
अब आप देखिए, सबसे पहले मुझे निकालना है ए का कोऑर्डिनेट। अब आप ए को देखिए, ये आपकी दोस्तों कौन सी है, ये आपकी एक्सिस है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये आपकी एक्सिस हैं, और ये आपकी दोस्तों क्या है, आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ऊपर वाली, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली वाई एक्सिस है, चलो इसको मैं थोड़ा सा ही लेता हूँ, ऊपर वाली देखिए दोस्तों ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये तो आपका दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेता हूँ ये, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। देखिए अब देख सकते हैं ये वाला आपका दोस्तों क्या है, ये आपका, ये वैसे एफ को यहाँ से गुजरना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये थोड़ा सा इसको ऐसे मान लेना, ठीक है, ये ऐसे मान लेना, यहाँ पर एफ है, ठीक है, यहाँ पर तक आपको दिक्कत नहीं होगी, ये एफ है, ठीक, यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका पॉइंट आपका क्या एफ है, ठीक है। मैं इसको सही कर लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों, ये वाला आपका पॉइंट एफ से गुजरेगा। अब एकदम ये फिगर इसका क्लियर नहीं बन पाया, तो यहाँ पर एफ होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा एफ, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ही आपका एफ है, और एक्स एक्सिस पे ही कौन है, सी है, ठीक। अब आपको देखिए दोस्तों किसके कोऑर्डिनेट निकालने, ए के निकालने, बी के निकालने। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए आप निकालेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, ठीक है। और आप देखिए ये आप देख रहे होंगे कि भैया ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है प्लस प्लस, ठीक है। इस वाले में क्या होता है, माइनस प्लस, इस वाले में क्या होता है, माइनस माइनस, ठीक है, और इस वाले में क्या होता है, प्लस माइनस। ये आपको रूल पता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए ये आपका दोस्तों क्या बन रहा है, आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर जब मैं इसमें, ये आपका एक ट्रायंगल है, मैंने यहाँ से क्या किया, एक एक्सिस खींची जो कि इसको क्या करेगा दोस्तों, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, तो चलो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। आप ये बताइए, ये एंगल आपको पता है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, और ये आर है। तो बताइए ये वाला क्या होगा, ये होगा आपका कितना, आर कॉस थीटा, ठीक है, मतलब सॉरी आर साइन थीटा, और ये वाला क्या होगा दोस्तों, आर कॉस थीटा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी दोस्तों यही हो रहा है। देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ दोस्तों हो जाएगी, ये हो जाएगी आर साइन 60, ठीक है। और जो नीचे वाली हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर कॉस 60, ठीक है। तो भाई आर साइन 60 एक्चुअली कितना होता है, ये होता है आपका कितना, आर इंटू √3/2, ठीक है। और आर कॉस 60 कितना होता है, r/2, ठीक हो गया, ये तो आ गया। अब ये वाले दोनों इधर की तरफ को हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, माइनस में, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये वाला है x और ये वाला होता है y, ठीक है। तो भाई x कौन है, इसमें x है ये वाला, और ये है y, ध्यान में रखना है, ये आपका x है और ये y, ठीक है। तो मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, इसको मैं सही लिख देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, -r/2 और -r√3/2। अब हम इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे हर कहीं, ठीक हो गया। अब आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ए का कैसे निकलेगा। ए का कैसे निकलेगा, यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका, देखिए तो ये आपका ए का कोऑर्डिनेट हो गया। ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, ये हो गया आपका -r/2 और कॉमा -r√3/2, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब बी का निकालिए, ठीक, बी का निकालिए। बी का कितना आएगा, देखिए ये वाला क्या होगा, बस होगा क्या, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ये वाला प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, तो भाई इसका भी वही आएंगे। इसके क्या हो जाएंगे भाई, r/2 और -r√3/2, ठीक है, ठीक हो गया। अब आप सी पर आइए। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए। ये वाला क्या है, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये वाला देखिए ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है, और ये पता है आपको ये डिस्टेंस कितनी है बताइए, ये आर होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, r,0, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। इसके बाद चलिए इसको मैं अलग उससे दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए डी पर, डी पर भी आप ऐसे ही करेंगे। डी वाला जो कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में फिर से आप क्या करेंगे, ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल को बनाएंगे, पूरा करेंगे, ठीक। तो जब इस ट्रायंगल को पूरा करेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही 60-60-60 वाला चलेगा। तो भाई इसमें तो सारे के सारे प्लस होंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा भाई r/2, √3/2r, ठीक है। अब इसी तरह से ये वाला जो क्वाड्रेंट, ये ई वाला है,
ई वाले के क्या हो जाएंगे, क्योंकि ई वाला कौन से क्वाड्रेंट में है दोस्तों, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा भाई -r/2 कॉमा √3/2 r, ठीक है। और ये आपका दोस्तों क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सॉरी ये आपका है एक्स एक्सिस पे, ठीक है भाई। तो एक्स एक्सिस पे तो भाई हमें पता है भाई एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे ये हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर हो जाएगा भाई -r,0, ठीक है ना। ये आपकी आर है डिस्टेंस, ये हो गया, ठीक। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों हमने सारे कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं, सारे कोऑर्डिनेट आप निकल चुके हैं। थोड़ा बहुत मैसअप हो गया है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए और कोई मतलब नहीं है इससे। अब आप क्या करिए दोस्तों, आप यहाँ से निकालिए। देखिए अब कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए अब आप इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले आपको क्या निकालना है दोस्तों, ये निकालना है आपको एक्स बार। तो भाई एक्स बार होता कितना है, एक्स बार होता है समेशन, क्या होता है, XI WI या WX अपॉन समेशन W, ठीक है। अब आपको दे रखा है भाई वेट, आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो बस आप याद रखो 1 2 3 4 5 6, ए में है 1, ठीक है, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर है 2, ठीक, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 3, ठीक है, यहाँ पर है 4 5 6, ये आपको दे रखा है भाई, वेट भी दे रखे हैं। तो चलिए अब आप निकाल लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एक्स बार बराबर हो जाएगा, मैं इसको दूसरे उससे करता हूँ, देखिए एक्स बार बराबर हो जाएगा समीशन XI WI। अब समीशन XI WI यानी कि वेट आपका कितना है, पहला 1, ठीक है, और वेट है 1, और आप देख सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है -r/2, ठीक है, प्लस फिर अगला वेट है 2, ठीक है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, r/2, ये आप साफ साफ है कि r/2, ठीक, प्लस, ठीक, अगला वेट कितना है 3, अगला वेट है 3, और डिस्टेंस कितनी है r, ये आपकी r दे रखी भाई, ठीक। इसके बाद अगला वेट है कितना 4, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है r/2, अगला वेट कितना है 5, और डिस्टेंस है -r/2, ठीक है, क्योंकि वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, ऑफ कोर्स ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक, और प्लस इसके बाद आपकी कितनी होगी 6 × -r, ठीक है। इसके बाद इसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ऑल वेट से। तो भाई वेट कितने हैं आपके 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक हो गया। अब आप इसको निकालिए फटाफट, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका कितना, आप इसको सॉल्व करिए, -r/2 + r + 3r + 2r -5r/2 -6r डिवाइडेड बाय, अब इसको ऐड करिए भाई 6 × 6 + 1 यानी 6 × 7/2, तो 6 × 7/2 कितना हो गया भाई आपका, ये हो गया भाई 21, ठीक है। इसको सॉल्व करिए अब डायरेक्टली, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई ये आपका दोस्तों कितना हो गया भाई 3 और 2 हो गया भाई 5 6r, और ये हो जाएगा भाई -3r, ठीक है, और -6r/21, तो ये और ये कट गए, तो भाई ये कितना आ गया भाई -r/7, तो पहला तो आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे दोस्तों, निकालेंगे y बार, तो y बार कितना हो जाएगा भाई समेशन WI XI अपॉन समेशन W, ठीक है। समेशन W तो हमें पता है कि कितना है भाई 1/21, इसको तो ऐसे लिख दो। अब उसको निकाल लीजिए, देखिए y के कोऑर्डिनेट आपको याद होने चाहिए, y के कोऑर्डिनेट बस ध्यान में रखो कितने कितने हैं, देखिए ये है कोऑर्डिनेट, एक तो है r√3/2, ठीक है, -r√3/2 -r√3/2, उसके बाद आएगा 0, ठीक है, फिर प्लस में फिर, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ, आप ध्यान में रखना, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके आप इसको देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 1 × पहले वाले का कितना था -√3/2r, ठीक, फिर इसके बाद +2 × -√3/2r, ठीक है, फिर अगले वाले में 3 में वो एक्स एक्सिस पे था तो 0 हो जाएगा, फिर फोर्थ वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा भाई √3/2r, बस √3/2r के वैल्यू को तो याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में भी y पॉजिटिव होता है, तो भाई √3/2r, फिर इसके बाद आ गया था एक्स एक्सिस पे, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक, तो +6 × 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय
तो हमने पहले लिख दिया 1/21। तो अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा भाई 1/21, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/21 देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, -√3/2r, 2 से 2 कटा तो -√3r, प्लस ये हो गया भाई 2√3r, प्लस ये है कितना आपका 5/2√3r। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व अगर आप करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 5, ये हो जाएगा भाई 2√3r, 2√3r। तो ये एक्चुअली इसका आंसर आ जाएगा, देखिए ये आपका √3 और ये √3/2 है, 5 में से 1 गया कितना होता है 4, तो आपका कितना आ गया भाई 4√3r, 4√3r डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया भाई 2√3r। ठीक है भाई, -√3r प्लस 2√3r। ठीक है, 2 और 2 होता है 4, 4 में से 1 गया आपका 3, तो 3√3r डिवाइडेड बाय 21, तो 3 7 जा होता है 21, तो 3r बाई यानी कि √3r/7। ठीक हो गया, तो ये तो निकले दोस्तों किसके, y बार की वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x बार और y बार। ठीक है, x बार की वैल्यू आपकी कितनी आई, x बार की वैल्यू आई थी आपकी दोस्तों -r/7। ठीक है, और y बार की वैल्यू जो आई थी वो आई थी आपकी √3r/7। ठीक हो गया, अब ये दोस्तों आ गया आपका x बार y बार। ठीक है, यानी कि आपके g के कोऑर्डिनेट आ गए g के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसकी o से आपको डिस्टेंस निकालनी है। ये आपका जो ये g यहाँ कहीं पर आया होगा, जहाँ पर भी आया होगा, अब हमें नहीं पता कि कहाँ पर आया है। ठीक है, तो देख लेते हैं, क्योंकि आपका क्या आ रहा है भाई माइनस और प्लस आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पर आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करनी है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो इनकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला, अब आपको इससे क्या करनी है, ओ से इसकी डिस्टेंस निकालनी है। भाई ओ के तो ओरिजिन पे 0 0 है, तो क्या हो जाएगा भाई डिस्टेंस फॉर्मूला से OG, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, √x बार का स्क्वायर प्लस y बार का स्क्वायर, यही होगा, यानी x - 0 का स्क्वायर प्लस y बार -0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा √ सॉल्व करिए r स्क्वायर बाई 49 प्लस ये हो जाएगा भाई 3r स्क्वायर बाई 49। ठीक है, तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा भाई 4r स्क्वायर बाई 49। ठीक है, विच इज़ नथिंग बट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 7/r। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो OG है वो आपका 2/7 ऑफ r के बराबर है। यही दोस्तों आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। इस पर बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चन भी करवाएंगे जो कि इंटीग्रेशन पर बेस्ड होंगे। अभी तो हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पर करवाए, अब आपको जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो चुकी है लेकिन आपको इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।